बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं सबसे पहले आपको जो पंजाब कॉलेज वाला इंसिडेंट है जो बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है उसकी कुछ चीज़ें बताता हूँ और उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि लेटेस्ट जो मुझे भी पता चली, मेरी कुछ बच्चियों से अब बात हुई है। मैं इसके अंदर दिलचस्पी नहीं ले रहा था। मेरा ये मानना था कि कॉलेज का एक मौक़िफ़ है, दूसरी जानिब तलबा का एक मौक़िफ़ है, इसके ऊपर एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। चाहे इसके ऊपर एक पार्लिमानी कमेटी बना दें, 2 बंदे पीटीआई के ले लें, 2 बंदे नून लीग के ले लें, अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठ जाएं, 2 खवातीन भी बैठ जाएं ताकि बच्ची का मामला है और इसके ऊपर इंक्वायरी कर लें और जो फैक्ट्स हैं वो कौम के सामने ले आएँ कि जी ये सच है और ये झूठ है, ताकि मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, या कोई जुडिशल एक इंक्वायरी इसके ऊपर करवा दें। तो मुझे लगता था कि ये चीज़ें होनी चाहिए और मैं समझता था कि ये हो भी जाएगा, लेकिन साथ ही साथ मैं तशद्दुद की मजम्मत कर रहा था जो सबको करनी चाहिए, कि किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि जो कॉलेज और स्कूलों के बच्चे हैं उनको लहू लहान कर दिया जाए। लेकिन अब मुझे इत्तला मिली है कि कुछ बच्चियों को, अभी मेरी बात हुई, उन्होंने बताया जी कि हमें बुलाया गया FIA के दफ्तर में और बुलाकर मैं बिठाया गया काफ़ी देर तक और फिर कोई भी नहीं था वहाँ पे। फिर हम वापस जा रहे थे, फिर दोबारा कॉल आ गई कि जी नहीं आप FIA के दफ्तर पहुँचे, वहीं बैठे हैं आप। तो वो बच्चियाँ बेचारी दोबारा चली गई। तो एक सब इंस्पेक्टर था जिसने उनको डील किया, यानी कोई लेडी ऑफिसर भी नहीं थी वहाँ पे, सब इंस्पेक्टर ने डील किया दोनों बच्चियों को, और ना सिर्फ डील किया बल्कि उनसे उनका एक मोबाइल फ़ोन भी ले लिया, उनको थ्रेट भी किया, उन्हें ये भी कहा कि आपको लॉकअप के पीछे डाल देंगे, आपको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल आपको छोड़ रहे हैं। और उनसे बड़े सख्त किस्म की ज़बान इस्तेमाल की उन बच्चियों के साथ, उनको हरासा किया गया। उन बच्चियों ने यह बताया कि वो मीडिया को गालियाँ भी दे रहा था और ख़ास तौर पर उसने मेरा नाम लिया कि जी हम इमरान रियाज को भी ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई तूने जो करना है ना तू कर ले, तेरे से बड़े बड़े जो है ना पहले जोर लगा लगा के थक गए, सारा कुछ तुम लोगों ने करके देख लिया, एक केस आज तक तुम लोग साबित नहीं कर सके, हमेशा गूं खाया। FIA ने मेरे ऊपर कितने सारे मुकदमे किए, एक भी केस आज तक FIA साबित नहीं कर सकी। झूठे मुकदमे में पकड़ के औरिया मकबूल जान साहब को बंद किया हुआ है, इससे पहले भी सहाफियों को पकड़ पकड़ के बंद करते रहे हैं, एक केस आज तक FIA साबित नहीं कर सकी। अदालत के अंदर ये बगलों में मुंह छुपाते हैं जाके, इनके पास जवाब नहीं होता जज साहब को देने के लिए, वहां पे ये कोई चीज साबित नहीं कर सकते और अब कह रहे जी एक नया मुकदमा बनाएंगे। और भाई लोगों पे टॉर्चर होगा तो मैं बोलूंगा, जब बच्चों का खून बहेगा तो मैं बोलूंगा, जब आप बच्चों को सड़कों पे मारेंगे तो मैं बोलूंगा, जब आप पुलिस वाले बच्चों पे आंसू गैस फेंकेंगे, बच्चों को टॉर्चर करेंगे, हमारे अपने बच्चे कॉलेज में स्कूल में जाते हैं, तो क्या मैं नहीं बोलूंगा? क्यों नहीं बोलूंगा? मैं तो अपने बच्चों के साथ खड़ा हूंगा, मैं तो बच्चों के हक में बात करूंगा कि भाई ना मारो। वो पूरा मना एहतजाज कर रहे हैं, उनकी बात सुन लो, इंक्वायरी करवा लो, उनको जवाब दे दो। अब चंद सवालात हैं जो पैदा हो गए हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो जो ये बहुत सारे लोग अब आकर कहना शुरू हो गए हैं कि ये वाकया हुआ ही नहीं, तो मुमकिन है कि ना हुआ हो। ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, बच्चों का खून बहा है, बच्चों को चोटें लगी हैं, दर्जनों बच्चे अस्पतालों में पहुंचे हैं, पुलिस ने और गार्ड्स ने बदतरीन लाठीचार्ज किया है, बच्चों को गाड़ियों के साथ टक्करें मारी गई हैं, बच्चों को जो है वो बच्चियों की हालत गैर हो गई, मार खा के उनको अस्पताल पहुंची है बेचारी। ये सारा कुछ तो हुआ है ना, इसकी कौन मजम्मत करेगा? वो एक्चुअली मामले की रिपोर्टिंग इससे शुरू नहीं हुई कि कॉलेज में क्या इंसिडेंट हुआ था, वो तो इंक्वायरी होगी, पता चलेगी हुआ या नहीं हुआ। अभी सारे क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हुआ, कोई ये नहीं बता रहा कि एक्चुअली वो बच्चा कौन था, लेकिन बच्चियां कहती हैं कि कोई एम्बुलेंस जरूर आई थी कॉलेज में, वो किसको लेकर गई ये अब तक नहीं पता। वो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में जुडिशियल कमीशन या पार्लिमानी कमीशन बने और वो बन के इसके ऊपर फैसला करे, उसमें मैं बड़ा क्लियर हूं, क्योंकि उसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकता, आप भी कुछ नहीं कह सकते, मैं उसमें तफ्तीश तो इदारों ने करनी है ना। और जिस तरह पंजाब हुकूमत ने अपने आप को पार्टी बनाया है इस सारे मामले में, तो वो तो तहकीक कर नहीं सकते, तो या तो एक जुडिशियल कमीशन बने या एक पार्लिमानी कमीशन बने जिसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बच्चों का मुतालबा भी यही है कि जनाब हमें इसकी इंक्वायरी करके आप दें। अब बच्चे एहतजाज करते जा रहे हैं, पंजाब के बाकी शहरों में निकल रहे हैं, लाहौर में निकल रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो PMLN है ना, इनका एक बहुत बड़ा इशू है। ये जिसके हाथ में कागज और कलम देख लेना या जिसके हाथ में ये किताब देख ले, ये समझते हैं ये हमारा दुश्मन है। तालीम के साथ इनकी ऐसी दुश्मनी है, तालीम के साथ इनको ऐसा बुग़्ज़ है, इन्हें लगता है कि जो शख्स पढ़ लिख जाएगा वो कभी भी हमारा कारकुन नहीं बनेगा। इन्हें लगता है जो शख्स आला तालीम हासिल कर लेगा
या उसको शऊर आ जाएगा तो वो हमसे सवालात करेगा और हमसे जवाब मांगेगा। तो इनके पास जवाब तो होता कोई नहीं है, तो इन्होंने बच्चों को बिला वजह अपना दुश्मन बना लिया। यार बेशुमार बच्चे हैं जो हो सकता है नवाज शरीफ को भी पसंद करते हो, आपने उनको भी डंडे मार दिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो इमरान खान को पसंद करते हो, आपने उनको भी डंडे मार दिए। क्या ये बच्चे अडियाला जेल गए थे, जाकर इमरान खान से मिले थे, वहां से पूरा मंसूबा लेकर आए थे कि ऐसे ऐसे हम एक झूठी कहानी बनाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे गार्डों की नौकरियां तब्दील हो जाएंगी, उनकी शिफ्टें बदल दी जाएंगी, ऐसे एक एम्बुलेंस का साउंड होगा, ऐसे एक इंसिडेंट होगा, बच्चे उसके ऊपर एहतजाज करेंगे, टीचर उसके ऊपर बच्चों को थ्रेट करेंगे, फिर FIA को इस्तेमाल किया जाएगा, सारा खेल खेला जाएगा। क्या ये सारा कुछ अडियाला जेल में तय हुआ था? भाई एक कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम तो नहीं जानते। अभी एक और खबर रिपोर्ट हुई है, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बता देता हूं। अब ये वाकया तो कोई नहीं जानता था कि ये वाकया कैसे हुआ, कौन किया, किस तरीके से हुआ। ये आप देखें, मैं आपके सामने रखता हूं। नादिर बलोच साहब हैं, उन्होंने एक FIR शेयर किया है और ये FIR पिंड दादन खान से है जी। ये पंजाब का पिंड दादन खान है, झेलम का इलाका, वहां से उन्होंने ये FIR शेयर की है। FIR के अंदर जो है वो जो थोड़ा सा उर्दू मतन है मैं आपको बता देता हूं कि पिंड दादन खान में तालिबा के साथ ज्यादती का वाकया। एजुकेटेड स्कूल की 8 साला तालिबा को स्कूल की कैंटीन के ठेकेदार ने मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। तालिबा के इब्तदाई मेडिकल टेस्ट में डॉक्टर्स ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। पुलिस ने मुलजिम इम्तियाज को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ये एक वाकया है ना, तो ये दूसरा वाकया भी ऐसे ही रिपोर्ट होना था, इससे ज़्यादा नहीं होना था। वो भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, आपने उनको मारना शुरू कर दिया। मुझे लगता है इन्हें खून चाहिए। यानी कोई एक आधा हफ्ता हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं निकले ना, तो ये लाठी चार्ज नहीं कर सके, खून नहीं बहा सके। तो ये जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है ये ड्रैकुला लगती है मुझे। इनको खून पीने का शौक है, खून देखने का शौक है। तो जब शौक पूरा नहीं होता, लगता है नशा टूट रहा था, बच्चों को मारना शुरू कर दिया। भाई वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, मैंने किसी जगह पे बच्चों को नहीं देखा कि वो पुलिस को मार रहे हो। ये पहले दिन की बात मैं कर रहा हूं, इवन दूसरे दिन भी बच्चे पहले पुलिस को नहीं मार रहे थे, बच्चे तो पुलिस को अंकल 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 कह के पुकार रहे थे। बच्चियां ये कह रही थी कि अंकल आपके घर बेटी नहीं है, तो इस किस्म के सवालात वो उठा रही थी। वो दिल को छू जाने वाला जुमला है, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी। अब वो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन, आप उनको पुरअमन तरीके से कह सकते हैं। कॉलेज की इंतजामिया भी यही कर रही है अब, और गवर्नमेंट भी यही कर सकती थी। हम बच्चे इसकी इंक्वायरी कर लेते हैं, आप लोगों का मुतालबा जायज़ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, हम तहकीकात करवा लेते हैं। जिन तहकीकात पे आप मुतमईन हैं उस तरह का हम बोर्ड, जैसे शेख हसीना वाजिद कहती थी ना तलबा को कि ये दहशतगर्द है। शेख हसीना वाजिद कहती थी ना ये रजाकार है। रजाकार एक्चुअली शेख हसीना वाजिद के पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कहते हैं। यानी वो अपनी सियासत के लिए, हम तो यहाँ पे दहशतगर्द कहते हैं, हम तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर कहते हैं, तो वहाँ पे रजाकार कहा जाता था कि ये रजाकार है, ये आतंकवादी है, रजाकार है। तो शेख हसीना वाजिद ये कहकर बच्चों को मारती थी। तो जो पंजाब की शेख हसीना वाजिद है उन्होंने भी इसी तरह का रवैया रखा हुआ है, और FIA के दफ्तर में बुला के अब बच्चियों को थ्रेट करवा रहे हैं। फॉर गॉड सेक यार इंसान बन जाए। बच्चों ने वही बात की है जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सुना। आप उसके अंदर तस्हीह कर सकते हैं कि नहीं बेटा ये जो एम्बुलेंस आई थी ये एक्चुअली किसी और काम के लिए आई थी, ये जो गार्ड्स की जो तब्दील की है शिफ्टें ये किसी और काम के लिए तब्दील की है। जो भी है आप उनको मुतमईन करें ना, इसके ऊपर इंक्वायरी करें, और गैर जानिबदारा इंक्वायरी होगी तो सबको यकीन भी आ जाएगा। अब बच्चों को मारने का कोई जवाब नहीं था। जो उनके ऊपर टॉर्चर किया गया वो गलत किया गया, वो जुल्म किया गया। 2 वाकयात और हुए हैं। एक वाकया एक और जगह से रिपोर्ट हुआ, ये खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुआ वाकया, और ये स्वाबी में निजी स्कूल के चौकीदार ने 4वीं जमात की तालिबा के साथ मुबैना तौर पे ज्यादती की है। इसका भी वाकया हुआ और यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जिसको गिरफ्तार कर दिया गया है। और इसी तरह एक पिंड दादन खान में वाकया हुआ, वहाँ पे भी गिरफ्तार कर दिया गया। तो देखें ये इशू तो है, ये इशू तो है पाकिस्तान में, और बच्चियों को महफूज बनाना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये सिर्फ अपोजिशन का, हुकूमत का काम नहीं है, पूरे मुआशरे का काम है, सबका काम है। और स्पेशली जब माँ बाप बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं तो वो मुतमईन हो जाते हैं कि जी हमारे बच्चे स्कूलों में चले गए हैं, कम से कम स्कूल और कॉलेज की हदूद में जब तक हम उन्हें लेने नहीं जाते तब तक वो मुकम्मल तौर पे महफूज है। अगर वो अपने बच्चे बच्चियों को स्कूलों और कॉलेजों में भेजने के बाद भी ज़हनी तौर पे इसी खौफ का शिकार रहेंगे तो क्या हम एक मुआशरे में रहते हैं, एक शहरों में रहते हैं, या हम जंगल में रहते हैं?
कि जहां पे जो बच्चा बाहर निकले तो माँ बाप को फिक्र हो कि पता नहीं कोई और बड़ा जानवर खा ना जाए हमारे बच्चों को। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी है, सबको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। अब इसके ऊपर किसी ने शौक पूरा करना ना मीडिया को दबाने का, अब जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो जो वजीर इतलात ने आगे मीडिया को धमकियां दी है, यार मैं तो कहता हूं हमारी सहाफती बरादरी जो है वो पता नहीं क्या उनको हो गया है, गैरत ही नहीं जाग रही। मरियम नवाज ने कुत्ते कहा, इनकी गैरत नहीं जागी। परवेज रशीद ने जो भी कहा, गैरत नहीं जागी। वो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बेशुमार अलकाबात से नवाज दिया मीडिया को, कुत्ते भी कह दिया और पता नहीं खारिज ज़्यादा कुत्ते कह दिया, रेबीज वाला कुत्ता जो काटता है वो कह दिया और पता नहीं क्या कुछ कह दिया, गैरत नहीं जागती। बिकाऊ माल कह दिया, गैरत नहीं जागती। गंडापुर के एक जुमले के ऊपर जनाब बाइकआउट भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का मीडिया भी जो है ना वो एक तरह से टाउटी कर रहा है। कमजोर जो है वो काबू आ जाए तो उसको दबाता है, ताकतवर जो हुक्म दे उसको हुक्म को बजा लाता है। यही पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है। यहां पे खड़ी होकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बाकायदा धमकी लगाई है, खबरदार किसी ने सवाल किया तो, खबरदार कोई ऊंची आवाज में बोला तो, खबरदार किसी ने माहौल खराब किया तो शहजादी साहिबा आ रही हैं, शहजादी साहिबा आ रही है, खबरदार कोई माहौल खराब ना करे और बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह बन के रहो। जिसने शरारत की फिर मैं उसके इदारे में शिकायत लगाऊंगी और उसका मतलब समझते हो, उसका मतलब तुम्हारी नौकरी गई। यार इस नौयत की धमकियां तो आज तक सुनी भी नहीं थी। यार दबे लफ्जों में तो लोग कह देते थे, नौकरी बाद का चली भी जाती थी। मुझे ये नून लीग वाले दफ्तर में आगे बैठ जाते थे, मुझे कई दफा इन्होंने मुअत्तल करवाया, कई दफा मुअत्तल करवाया, नाम ले सकता हूं मैं। परवेज रशीद मेरे दफ्तर आगे बैठ गए, फर्क करो इसको। ख्वाजा साद रफीक इतने बड़े जमहूरियत के चैंपियन मेरे दफ्तर में आगे बैठे, फर्क करो इसको। और फाद हुसैन जनाब आगे, बात सुनने वाला कौन? फाद हुसैन। मुझे कई दफा फारक किया फाद हुसैन ने, बीट चेंज कर दी, मुअत्तल कर दिया। ये काम जनाब फाद हुसैन सब करते थे इनके कहने पे। तब मैं समझता था शायद फाद हुसैन न्यूट्रल है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो एक ही साइड से खेलते हैं। तो उन्होंने कह दिया, इन्होंने कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो बाद में पता चला मुझे। लेकिन मेरे अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, पहले भी इन्होंने बड़े मुकदमे बनाए, बड़ी चीज़ें की हैं। अब ये मीडिया को बाकायदा थ्रेट कर रहे हैं और मीडिया सुकून से ठंड प्रोग्राम बैठ के देख रहा है। ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मुझे आज फोन आया मुबीन आरफ जट जो MNA है गुजरांवाला से, उनके वालिद का, आरफ जट साहब। उन्होंने कहा जी मेरी फैक्ट्री के ताले तोड़े हैं, पहले सील किया था, ताले तोड़े, उनको खोला है, वहां से 13 से 14 करोड़ रुपए का माल उठाकर ले गए हैं। 13 से 14 करोड़ रुपए का माल उठाकर ले गए हैं। आईनी तरमीम में वोट दो तो 50 करोड़ से 1 अरब रुपए तक मिल जाएगा। आईनी तरमीम में वोट नहीं दोगे, 14 करोड़ का माल फैक्ट्री से उठाकर ले गए। फिर वो कहते हैं हमारे घर के ताले तोड़े, ताले तोड़ के अंदर दाखिल हुए, जितने हमारे घर के अंदर सेफ थे उनको तोड़ा और कीमती सामान वहां से भी उठाकर ले गए। और वो मुझे पूछ रहे थे यार हमें किस बात की सजा मिल रही है, हमने इस मुल्क में इलेक्शन लड़के गलती कर ली है, लोगों ने मेरे बेटे को वोट डाला, मेरा बेटा MNA बन गया और हमें तो कोई भी वोट नहीं डालता, वोट तो डाला लोगों ने इमरान खान को। अब हम ये कहते हैं कि इमरान खान का वोट है, हमने बेईमानी नहीं करनी। इस मुल्क में बेईमानी ना करने की हमें ये सजा मिल रही है कि हमारी फैक्ट्री, गोदाम, घर, हर चीज तबाह हो रही है। उसके ऊपर मरियम नवाज की जबान नहीं खुलेगी। खून पीने का शौक है ना, ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि टॉर्चर चले, जुल्म चले, बर्बरियत चले, उसके अलावा इन्हें और कुछ पसंद नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो जरका साहिबा से मेरी बात हुई, डॉक्टर जरका। उन्होंने सुबह फजर की मैंने नमाज पढ़ी तो मुझे उनका एक मिस कॉल आया हुआ था, मैंने उन्हें कॉल की तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैंने कहा जी आपके साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान के बाहर थी, मेरा बेटा, अच्छा मुझे ये पता था उनका एक जो छोटा बेटा है ना वो ज़हनी तौर पे थोड़ा सा बीमार है, मैं समझा उसको उठा लिया था। उन्होंने कहा उसको नहीं उठाया, मेरा एक बड़ा बेटा है और वो इंजीनियर है और वो काम करता है, उसको उठा लिया एजेंसियों ने। मैंने कहा जी फिर क्या हुआ? कहते जी उसके बाद मेरे बेटे से बात करवाते थे। मैंने बेटे से कहा मेरी इनसे बात करवाओ, बात भी नहीं करते थे और धमकाते थे। मेरा बेटा कहता था ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप वापस आ जाएं। तो वो एक माँ है, वो बैरूने मुल्क से PTI ने मना किया आपने नहीं आना, वो मजबूर होकर पाकिस्तान आ गई। बेटे को कहते थे तुम्हारी माँ को पता है करना क्या है, सिर्फ तुम मुझे कॉल करके बुलाओ इधर। माँ पहुंचती है और उनको मिलने के लिए जाती है, अपनी पार्टी की क़यादत से रब्ता करती है। शिबली फराज साहब ने हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपके साथ ज़रूर हैं, लेकिन ये मामला आपको हल करना है, आप जाएं, जाके उनसे मुज़ाकरात करें और मिले। तो शिबली फराज साहब ने मशवरा दिया और वो जाके मिल रही हैं। उन्होंने जाके मुलाकात की,
मुलाकात करके उन्होंने कहा जी आप मुझे रख लें अपने पास, मेरे बेटे को छोड़ दें। उन्होंने कहा ये हम नहीं कर सकते, बेटा आपका इधर ही है, आपने कहीं जाना है तो जाएं। उन्होंने कहा जी मेरा क्लिनिक तो खोल दें, मेरी कमाई वहाँ से होती है। उन्होंने क्लिनिक खोल दिया। अब जरका साहिबा खैबर पख्तूनख्वा भी जा रही हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ दिल कर रहा है वहाँ जा रही हैं, वो घूम फिर रही हैं। लेकिन उनका बेटा जो है उनके बकौल जो उन्होंने मुझे कहा एजेंसियों की हिरासत में है, उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। वो ये कहती हैं कि मैं वोट डालना ही नहीं चाहती, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मैं वोट डालना चाहती हूँ। ये उन्होंने कहा मुझे अभी तक कि ना मैं पैसा ले रही हूँ, ना मैं वोट डालना चाहती हूँ, ना मैं आईनी तरमीम के हक में हूँ। मैं इमरान खान से बेवफाई कभी नहीं करूँगी। मैं इनसे पूछती हूँ तुमने मुझे क्यों चुन लिया, बाकी भी तो हैं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी बाकियों में भी ऐसे ही दबाव है, हर एक पे अपने अपने लेवल का दबाव पड़ रहा है, ये आपके दबाव का तरीकाकार थोड़ा अलग हो सकता है। उन्होंने कहा जी बड़े अच्छे तरीके से मेरे बेटे को रखा हुआ है, मुझे भी अच्छी जगह पे रख देते हैं जब मैं उनके पास जाती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा जी मैंने जिम जाना है, तो उन्होंने मुझे उधर भी भेज दिया, जो हम खाने के लिए मांगते हैं वो भी दे देते हैं। लेकिन वो कहते हैं जी आपने वोट डालना है आईनी तरमीम के हक में। मैंने कहा फिर आप क्या करेंगी? उन्होंने कहा जी मेरे पास दो रास्ते हैं, आज आखिरी मेरे पास मौका है, मैं उनको वार्निंग दूंगी आज कि जी मैं अब मजीद चुप नहीं रह सकती, मैं इस मामले को खोल दूंगी। उन्होंने एक ट्वीट किया भी है, और फिर मैं अदालत में भी जाऊंगी अपने बेटे की बाजियाबी के लिए। पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई तो कानून है ना, ये सरजमीन बेआईन और बेकानून तो नहीं है। तो मैं जाऊंगी, मैं एक सेनेटर हूँ और मेरे साथ ये ज्यादती नहीं की जा सकती। और अगर मुझे ज़्यादा उकसाया जाएगा, जोर डाला जाएगा मेरे ऊपर, तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी, मैं वोट नहीं डालूंगी। अब तक तो डॉक्टर जरका ने यही कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि बैरिस्टर अली जफर आपका केस लड़ेंगे, मुकदमा लड़ेंगे। अभी तक वो कह रही हैं जी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जो रियाज फतेहाना साहब हैं, उनकी फैमिली को, यानी उनके बेटे को जिन लोगों ने उठाया, उन्होंने रियाज फतेहाना साहब को और उनकी वाइफ को बार बार ये कहा कि देखिए आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं हो रही। देखिए कोई आता है अदालत में, देखिए आप जब अदालत में आते हैं अपने बेटे को बाजियाब करवाने के लिए, कोई आता है, कोई आपके साथ आपकी पार्टी का बंदा खड़ा नहीं हुआ। जो पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं हो रही, आप उस पार्टी के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? और ये बात जो है वो दिल को लगने वाली बात है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने डॉक्टर जरका को भी अकेला छोड़ दिया और रियाज फतेहाना को भी अकेला छोड़ दिया मुश्किल वक्त में, कि तुम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ लो। यानी तुमने अपने आप को खुद ही बचाना है, तुम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ लो। यानी ये तो एक तरह की सहूलतकारी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आईनी तरमीम के हक में कर रही है। ये चीजें बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। नंबर पूरे नहीं हो रहे, ये आपको फिर मैं बता रहा हूं कि रियाज फतेहाना भी वोट कोई नहीं डालेगा। जिस दिन वो असेंबली में आके बैठेगा आप देखिएगा वो तमाशा क्या होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और डॉक्टर जरका का भी बहुत मुश्किल है अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। तो एक चीज तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी ताकत के साथ अपने उन अरकान के साथ खड़ी नहीं हो रही जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। इसके ऊपर इससे अगर 5% भी जुल्म और ज्यादती नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ होती ना, तो बिलावल की तकरीर याद है, कितने बेगैरत हो आप, याद है, याद है। यही सारा काम जो है वो PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने करना था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल ठंड प्रोग्राम, ऐसा लगता है खामोश सहूलतकारी की जा रही है। अगले वीडियो में कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है, जुमेरात के दिन का। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह के 3 बजे हैं, और इसलिए ये वीडियो लेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको बताया कि कोई 2.5-3 घंटे पहले ही मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी मुलाकात जो थी मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, इन सब के साथ वो मुलाकात ख़त्म हुई और उसके ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ज़ाहिर है मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ चीज़ें पता चलें, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो टीवी चैनल्स पे तो मुसलसल खबर चलवा रही है कि मौलाना साहब को राम कर लिया गया है, मौलाना साहब ऑन बोर्ड आ चुके हैं और सब चीज़ें हुकूमत की मौलाना साहब मान रहे हैं। गो के मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे मुतदाद बात की, लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी है। तो मैंने कुछ लोगों से जो बात की, जो चीज़ें अब तक कन्फर्म सामने आई हैं वो आप बात करते हैं। लेकिन पहले तो आप इन पोलिटिकल पार्टीज़ की हैसियत और औकात देख लें। इनकी हैसियत और औकात ये है कि कल ये सारे SCO में बिजी थे, SCO ख़त्म हुई, SCO के बाद इनको कहा गया कि पहुँचो उधर इस्लामाबाद, लाहौर पहुँचो इस्लामाबाद से। अच्छा, जाते गो कि ये बायर हैं अवाम के टैक्स के पैसों से, और आप सिर्फ ये देख लें कि आपके टैक्स का पैसा किस तरह ये हराम का माल समझ के और ये किस तरह से बहा रहे हैं। कभी ये मीटिंग्स करने के लिए कराची जाते हैं, कभी ये लाहौर जाते हैं, फिर इस्लामाबाद आते हैं, फिर लाहौर जाते हैं, और ये सारी चीज़ें। और आप देख लें SCO से एक दिन पहले भी शहबाज शरीफ लाहौर चले गए थे, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि कुछ जिन लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है या जिन लोगों को तोड़ा गया है
उनसे मुलाकात करवानी थी शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की। उन्होंने इनको कमिटमेंट देनी थी उन लोगों को कि अगर आप अपनी पार्टी छोड़ के हमारे पास आएंगे तो हम कल को इस तरह से आपके साथ ये वारदात जो है ये चीज़ें हम करेंगे, ये वारदातें डालने के लिए उनको बुलाया गया था। अच्छा, फिर आप कल देख लें, SCO से फारिग हुए, पहुंच गए लाहौर। लाहौर में मीटिंग थी। मौलाना साहब क्योंकि परसों मीरपुर खास थे, जलसा था उनका, तो बिलावल भुट्टो जरदारी को कराची भेज दिया गया कि तुम पहुंचो बेटा, वहां पे पहुंचो, वहां पे अंकल को रिसीव करो और अंकल से मिलो। यानी इनका शेड्यूल कहीं और बनता है। मैं आपको एक चीज़ पहले बता चुका हूं कि मियां नवाज शरीफ के स्टाफ के मुताबिक उनसे किसी ने पूछा मियां साहब के स्टाफ से कि पता चला है कि कल जो है वो कोई मियां साहब की मीटिंग है किसी के साथ, पीपल्स पार्टी या मौलाना के साथ। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, मियां साहब कल सुबह जो है वो रवाना हो जाएंगे लाहौर के लिए। अगले दिन मीटिंग हुई बिलावल के साथ, यानी मियां साहब को खुद भी नहीं पता था। मुझे एक चीज़ और याद आ गई कि ये हमारे एक बहुत अहम एक इदारा है शराय दस्तूर पर, उसके सरबराह के साथ हमारे एक दोस्त हैं, उनका बड़ा ताल्लुक था। तो उन्होंने उनको ना हमारे उस दोस्त का पिंडी में भी रब्ता था। तो हमारे उस दोस्त को पिंडी वालों ने बताया कि कल इमरान खान के खिलाफ ना या तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये फैसला, कल फैसला सुना दिया जाएगा। तो हमारा वो दोस्त जो है उसने उस आईनी इदारे के सरबराह को फ़ोन किया और कहा कि सर कल आप फैसला सुना रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा सर मुझे तो पता चला कल आप सुना रहे हैं। वो ना उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी हमारे दोस्त पे। कहते हैं क्या यार तुम अजीब बात करते हो, फैसला मैंने सुनाना है, मुझे पता नहीं है और तुम कह रहे हो ये वो। उन्होंने अच्छी खासी ना उनके साथ ज़रा उनकी तल्ख कलामी हो गई। खैर दोस्त ने मुझे कहा कि नहीं जी कल फैसला, पिंडी से तो यही बताया जा रहा है इदारों की जानिब से कि कल फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन उस इदारे के सरबराह से उनको मुझे पता था कि उनका बड़ा ज़ाती ताल्लुक है और बहुत अरसे का है। उन्होंने कहा वो कह रहे हैं कोई फैसला नहीं आ रहा। कोई 2.5-3 घंटे गुजरे होंगे, कॉज लिस्ट आ गई कि कल जी फैसला सुनाया जा रहा है। तो अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे जिन्होंने बेचारों ने फैसले सुनाने हैं उन बेचारों को भी नहीं पता होता कि कल हमने फैसला सुनाना है। और हमारे उस दोस्त की फिर उनके साथ ताल्लुक भी ख़त्म हो गया। वो कहते हैं यार ये इंतहाई झूठा आदमी है, घटिया आदमी है, जिस बंदे को ये नहीं पता कि उसने कल फैसला सुनाना है तो उससे क्या ताल्लुक रखना। और फिर उनकी नाराज़गी हो गई। तो ये हालात हैं। बिलावल को वहाँ भेजा गया कि बेटा वहाँ जाओ, अंकल को रिसीव करो। अब आप देखें कि इतने ये इरेलीवेंट। और अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये मियां नवाज शरीफ के पास ये सारा कुछ क्यों करवाया गया है कि मियां नवाज शरीफ के पास वहाँ पे मीटिंग करें और ये वो। मियां नवाज शरीफ के पास इसलिए करवाया गया है कि मियां नवाज शरीफ ने अपने कुछ तबलचियों के जरिए, अपने खुशामदियों के जरिए, अपने वो जो उन्होंने पाले हुए हैं कुछ लोग जिनकी वो करते हैं, जो मियाँ साहब आपको पता है परवरिश करते हैं, उनके जरिए जी वो एक चलवाया गया कि मियाँ साहब बहुत नाराज़ हैं, मियाँ साहब इन तरमीम के हक़ में नहीं है। और हमारे एक दोस्त हैं और अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं उस कैटेगरी में नहीं रखता जो मियाँ साहब के पाले हुए हैं। वो उन्होंने खबर दी थी कि मियाँ साहब के सामने जब मुसवदा आया तो मियाँ साहब उसी वक्त लाहौर रवाना हो गए। मियाँ साहब ने कहा इस मुसवदे पे मैंने वोट नहीं करना। तो मैं इन चीज़ों से इत्तफाक नहीं करता। मियाँ साहब की कोई हैसियत और औकात नहीं है, उनको जो चीज़ कही जाती है उन्होंने वो एग्जीक्यूट करनी होती है। और जब ये मियाँ साहब ने खबरें कुछ अपने तवज्जों के जरिए चलवा दी कि मियाँ साहब इन आईनी तरमीम के हक़ में नहीं है, तो उन्होंने कहा फिर मियाँ ही मेज़बानी करेगा इन आईनी तरमीम के लिए जो मीटिंग है। और मियाँ को एक्सपोज करना मकसद था, क्योंकि हकीकत ये है कि मियाँ साहब ही तो ये आईनी तरमीम लाना चाहते हैं। हकीकत यह है कि मियाँ साहब को ही, मियाँ साहब के पास एक और बात है कि मियाँ साहब के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। जो शख्स अपनी हारी हुई MPA बेटी को 13 करोड़ के सूबे पे वज़ीर आला लगवा ले, उस शख्स के पास क्या चॉइस है अब? जो अपनी करप्शन और लूट मार के सारे केसेस खत्म करवा ले, जो अपनी करप्शन और लूट मार के ऊपर 1 रुपया दिए बगैर, रसीद दिखाए बगैर बरी हो जाए अदालतों से, उसके पास क्या ऑप्शन है? जिसकी जमात को लोगों ने 17 सीटें दी हुई हो और वो उस जमात को इक़्तिदार दे दिया जाए। जो शख्स खुद हारा हो, उसका भाई हारा हो, उसका भतीजा हारा हो, उसकी बेटी हारी हो, उसका दामाद हारा हो, और बल्कि दामाद का तो मुझे नहीं पता कि अपने सदस्य साहब में इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन जो इनके और रिश्तेदार करीबी लड़े ये सब हारे हैं। मतलब 17 सीटर पार्टी है, टोटल 17 सीट इनको मिली और इनको इक़्तिदार दे दिया। तो उस शख्स के पास क्या ऑप्शन है? ये मियाँ साहब को इसलिए मियाँ साहब को जो ये सारा कुछ वहाँ पे करवाया गया ताकि ज़रा पता चले लोगों को कि मियाँ ही मास्टर माइंड तो नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूट करने वाली जो जिम्मेदारी है वो मियाँ नवाज शरीफ की है और बिलावल और जरदारी की है। ये सारों की औकात असल में दिखाई जा रही है कि इनकी हैसियत और औकात है। उसको देखा हमने मैसेज किया कि जाओ उधर कराची, मौलाना तुम्हारे पास वहाँ आएगा कराची में। शहबाज को कहा जाओ जाओ शाबाश, थके हुए हो, कोई रेस्ट नहीं है, SCO से फारिग हो गए उधर लाहौर पहुँचो और सुबह वापस आना है, कल इधर आके सेनेटर को तुमने खाना देना है। मतलब ये इनकी हैसियत और औकात है। इन बेचारों को खुद नहीं पता होता कि इनका शेड्यूल क्या है और इन्होंने किधर जाना है और क्या करना है। तो खैर अब ये जो मीटिंग हुई इसमें मियाँ साहब ने एक तरफ मौलाना साहब को राम करने की कोशिश की। जब मियाँ नवाज शरीफ मौलाना से मिल रहे थे, एन उस वक्त चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल हो रहे थे। बहनें बेटियां माएँ महफूज नहीं थी। अच्छा, एक फ़र्क आपने समझना है। अब देखें, ज़ैन कुरैशी साहब की जो अहलिया को जो अगवा किया गया वो एक जेन्युइन मैटर है, वो एक जेन्युइन मैटर है। क्योंकि देखें, ज़ैन कुरैशी
का सबको पता है कि ज़ैन कुरैशी, उनका खानदान किस तरह से डट के इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। ज़ैन कुरैशी के वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरह से वो नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। और उन्होंने एक जज को कहा, उन्होंने कहा जज साहब मुझे पता है मेरा जुर्म क्या है, आपको भी पता है। और उन्होंने खड़े होकर जज को कहा उधर कोट लखपत में, उन्होंने कहा जज साहब मुझे एक बात बताएं, क्या आपने मरना नहीं है? क्या आपने अल्लाह के पास नहीं जाना? क्या मुंह क्या दिखाएंगे आप अल्लाह को कि आप जिस ओहदे पर बैठे हैं आपको पता है ये किन का मनसब है, ये अल्लाह ताला ने कितनी भारी जिम्मेदारी दी है। आपने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने काजियों के बारे में क्या कहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं। आपने पढ़ा है कि खुलफाए राशिदीन के दौर में जो काजी होते थे उनका क्या मकाम और मर्तबा और जिम्मेदारियां होती थी। इतने मुकद्दस सीट के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने कहा आपको नहीं पता जज साहब कि मेरा जुर्म क्या है? पता है आपको, करें ना फैसला, करें ना फैसला, जुर्रत करें, अपने हलफ से वफा करें, देखें ऊपर वो ज़ात है, उधर आपने जाना है। कब तक आप इन ओहदों पर रहेंगे? जज के पास कोई जवाब नहीं था, नजरें नहीं पिला रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब से। तो ये इनकी ज़ाहिर है, इस वक्त आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े हुए हैं, उनकी फैमिली खड़ी हुई है, उनकी बेटी मेहर बानो कुरैशी को आपने देखा, उन्होंने यूके में जाके जिस तरह से इमरान खान का मुकदमा लड़ा, टीवी चैनल्स पे आकर मुकदमा लड़ती हैं। ज़ैन कुरैशी की आपके सामने, ज़ैन कुरैशी को भी अगवा किया गया था पार्लियामेंट के अंदर से, तो वो खानदान खड़ा हुआ है। इनका मामला जेन्युइन है, अच्छा इनका मामला जेन्युइन है, लेकिन कुछ और MNAs जो ये तासुर दे रहे हैं कि वो अगवा हो गए हैं या उनकी फैमिलीज के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उनके दावे दुरुस्त नहीं है। भाई ज़ैन कुरैशी की फैमिली को तो पता है ना कि हम किसी सूरत हमने नहीं टूटना और हम नहीं टूट सकते, तस्वुर भी नहीं है। तो इसलिए अगर मेहर बानो कुरैशी या मेहर बानो तो खुद MNA नहीं है, लेकिन अगर उनकी फैमिलीज या ज़ैन कुरैशी की अहलिया वो अगर एक आम शहरी की तरह आज़ादी के साथ फिर रही थी तो उनका कोई मसला नहीं, क्योंकि उनके टूटने का तस्वुर भी नहीं है। मसला उनका है जो पहले ही कमजोर विकेट के ऊपर हैं, वो अगर अपने घर में बैठे हैं और वहां से कहते हैं हम अगवा हो गए, तो ये बहरहाल चीज जो है वो हजम होने वाली नहीं है। तो एक तरफ ये मुलाकात हो रही थी, दूसरी तरफ चादर चादर दिवाई के तकद्दुस पामाल हो रहे थे, छापे, अगवा, और वो अख्तर मेंगल साहब का भी आपने सुन लिया कि वो जो बता रहे हैं। अब आ जाए इस बात पर कि, और एक इसमें सबक है कि देखें ज़ैन कुरैशी की अहलिया को अगवा किया गया और दो उनकी बेटियां हैं। आपने बड़ा तकलीफ दे उनका पैगाम था जुर्रत वाला, बहादुरी वाला, आंख में कोई खौफ नहीं था, कोई आसार टूटे हुए नहीं थे। मेहर बानो कुरैशी के इंतहाई जुर्रत के साथ उसने जब बयान दिया, फिर आपने देखा क्या हुआ, पूरा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी की फैमिली के साथ खड़ा हो गया, पूरा पाकिस्तान मेहर बानो के साथ खड़ा हो गया, पूरा पाकिस्तान ज़ैन कुरैशी और उनकी अहलिया के साथ खड़ा हो गया, इस खानदान के साथ खड़ा हो गया। यह सबक है उन तमाम सेनेटर्स के लिए, उन तमाम MNAs के लिए जो खौफ का अगर शिकार हैं कि आप जुर्रत करके एक बयान दें, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अपने पांव पर खड़े हों। टाइम ज्यादा नहीं रह गया, आज 17 का आगाज हो गया है, कितने दिन रह गए? 7 दिन गिनके गुजार लेना, 7 दिन। जैसे इमरान खान के नाम पे आपको वोट मिले हैं, जैसे इमरान खान के नाम पे आपकी सियासत जिंदा है, उस इमरान खान के लिए काट दें 7 दिन। वो भी तो 1 साल से बैठा है जेल में, उसकी बीवी ना करता गुनाहों की वजह से बैठी है, कोई उसका जुर्म नहीं है, बेगुनाह है, कैसे से बरी हो गई है, कोई उसको बाहर नहीं आने दे रहे, उसकी बहनें गिरफ्तार हैं, उसका भांजा मिलिट्री कोर्ट के पास है। और क्या वो करे इमरान खान? मतलब आप उसको भी तो देखें, अगर वो 7 दिन, अगर उसका खानदान 1 साल से भुगत रहा है, उसका भांजा 1.5 साल से अंदर है, उसकी बहनें अंदर हैं, तो आप लोगों को क्या मसला है? चले जाए ना, उठा लेंगे, 7 दिन टॉर्चर बर्दाश्त कर लेना, अगर टॉर्चर होता भी है। पहली बात तो यह कि आप घरों में हैं क्यों, जब पहले बताया गया कि आप महफूज ठिकानों पे हो। अच्छा, आप देखें जो मौलाना साहब ने गुफ्तगू किया ना, वो तो उन्होंने ये किया है, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ने कि अदलिया की इस्लाहात तक की हद तक इत्तफाक राय हासिल कर लिया है। यहाँ ये बात उन्होंने आगे कहा कि दूसरे नुकात पर भी इत्तफाक राय के करीब पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे एक तो यह है कि मौलाना साहब ने इत्तफाक किन चीज़ों पे किया है, वो अभी तक मौलाना साहब ने नहीं बताया कि उनका और पीपल्स पार्टी को नून लीग का किन चीज़ों पर इत्तफाक हो गया है और किन चीज़ों पे इत्तफाक नहीं हुआ। वो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो अब तक इत्तफाक नहीं हुआ, कल हो जाए तो वो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मौलाना साहब ने जिन चीज़ों पर इत्तफाक किया है वो भी देखनी होगी कि वो कितनी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए डैमेजिंग है। मौलाना साहब के लिए भी ऐसी चीज़ करना आसान नहीं है जो डैमेजिंग है, क्योंकि मौलाना साहब की मजलिस आमला और एक और मौलाना साहब का एक शूरा या फोरम जो भी है, उन्होंने बड़ा सख्ती से मौलाना साहब को कहा हुआ है कि हमने हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना और हमने कोई ऐसा काम आप नहीं करना जिससे हमारी जमात को नुकसान हो, हमारे वोट बैंक को नुकसान हो। उसके बाद मौलाना साहब ने कहा कि इलाज हौसला अफजारा और हमने इदारों को उनके किरदार तक महदूद करना है। काश मौलाना साहब यहाँ पे खड़े हो कि शायद उनको पता ना हो, अब तो उनको पता चल गया, PTI को उनसे रब्ता करना चाहिए, बताना चाहिए कि मौलाना साहब ये हो रहा है हमारे MNAs के साथ, आप हमें तो कह रहे थे कि ऐसी कोई एहतजाज मौखर कर दो, इनको भी तो ज़रा आप लगाम डालें ना, जो आपके साथ जिनके बगैर, आपके बगैर जिनकी आईनी तरमीम नहीं होनी। तो मौलाना साहब का इसमें किरदार बहुत अहम होगा। उसके बाद मौलाना साहब कहते हैं कि हम मेरे मुसवदे पे आना है, बिस्मिल्लाह, नहीं आना। हुकूमत का मुसवदा पहले भी मुसरत कर चुके हैं, आज भी मुसरत करते हैं। कैटेगोरिकल मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया है कि हुकूमत का मुसवदा काबिल कबूल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ जो चाह रहे थे वो आगे जाके बताता हूं, जिन बातों में डेडलॉक है। उसके बाद आज है जनाब
मौलाना साहब ने कहा कि मुशावरत के बाद हम इत्तफाक़ राय की तरफ बढ़ रहे हैं। कल मैं पीटीआई से मुशावरत करूंगा, यानी आज 17 अक्टूबर को मैं पीटीआई से मुशावरत करूंगा और हम इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बिलावल कहते हैं कि हम कंसेंसस की तरफ बढ़ रहे हैं और मुनासिब वक्त पर दोनों हाउसेस से जो है ये तरमीम हम पास करवा लेंगे। उसके बाद इसहाक डार ने कहा कि झूठ बोला, गलत बयानी की। यही शख्स जो है ये हमें दरबारों पे जाके बड़े बड़े लेक्चर देते हुए नजर आता है। वैसे जो दरबारों वाले हैं उनको भी जरा जो वहाँ के करता धरता है उनको भी जरा कहना चाहिए इसहाक डार साहब को कि आप मेहरबानी करें, आप ये दरबार के हाथे में खड़े होकर मीडिया से बात ना किया करें। आप बाहर जाके आप ये कहा करें जिस तरह के आप झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। अब देखें ना, झूठ बोल रहे हैं, अवाम के लिए हम ये आईनी तरमीम ला रहे हैं। और भाई अवाम के 22 लाख केसेस तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो है वो है अपना वहाँ पे 22 लाख केसेस हैं। मुझे फिगर भूल गया लेकिन बहुत बड़ा फिगर दिया है उन्होंने, वसीम मलिक ने और मरियम नवाज खान ने अपने प्रोग्राम फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 में कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में कितनी सीटें खाली हैं। असल तो सीटें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में खाली हैं और हाई कोर्ट में उन्होंने फिगर दिया 57 सीटें खाली हैं और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में इससे पता नहीं सैकड़ों सीटें खाली हैं। वहां पे भरो ना भाई, वहां पे इस्लाहत लाओ, जज ज्यादा लगाओ, असामियां फिल करो, नई अदालतें बनाओ, जो अल्टरनेट एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के जो फोरम्स हैं वो आप बनाओ, वो चीजें करो। ये झूठ बोल रहे हैं इसहाक डार के हम आवाम के लिए ला रहे हैं। आवाम का क्या यहाँ पे टोटल वो जो कमरान मुर्जा साहब ने फिगर दिया कि 200 टोटल आईनी पिटिशंस पेंडिंग होंगी, केसेस जिनके लिए आप पूरी अदालत बनाना चाह रहे हैं। तो खैर इंपॉर्टेंट यह है जनाब कि सवालात नहीं लेने दिए गए मीडिया के कोई सवालात नहीं हुए और मौलाना साहब इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी वो अपना गुफ्तगू करके और चले गए। और वो जो तस्वीर है ना, ये किसी को बोबक को साहब को जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं या अरसलान बलोच या जो दीगर सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव अकाउंट्स हैं, इनको चाहिए कि ज़रा एक तस्वीर अच्छी उसमें लेकर ना क्वालिटी में एक तस्वीर ट्वीट करें कि इनकी शक्लें कैसी उतरी हुई थी पीछे खड़े हुए, जो ये अपना आजम नदी तारड़ और इसहाक डार और इन सारों की शक्लें बिलावल वगैरह कैसी उतरी हुई थी, इनकी शक्लें बता रही थी। वो है ना शाकिर आप सियाणा हैं, वो वाला जो शेर है उसके मुस्ताक इनकी शक्लें देखें, इनकी शक्लें उतरी हुई थी। इसका मतलब है कि बात नहीं बन पा रही। अब बात किन चीज़ों पे नहीं बन पा रही देखें, एक और इन्होंने कल भी वही काम किया, मीटिंग में एक मौके पे किसी बात पे कोई मुस्कुराए हैं सारे, वो तस्वीर बना के और वो मीडिया को जारी कर दी कि देखें अब मौलाना साहब हंस पड़े हैं तो इसका मतलब है हंस के पड़े हैं। तो लेकिन बाहर आकर मौलाना साहब ने कहा है कि मैं हंसा जरूर हूँ लेकिन फंसा नहीं हूँ। अब कब तक मौलाना साहब अपनी इस बात पे कायम रहेंगे ये देखना होगा। एक तो जी पहली बात यह है कि आईनी अदालत पर इत्तेफाक मौलाना ने अभी तक नहीं किया। नवाज शरीफ हर सूरत में आईनी अदालत चाहता है, नवाज शरीफ हर सूरत में काजी फाइज ईसा को चाहता है, नवाज शरीफ अभी भी काजी फाइज ईसा की एज एक्सटेंड करना चाहता है 68 ईयर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मौलाना साहब नहीं माने काजी की, ना सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन पे माने हैं, ना आईनी अदालत पे माने हैं, ना आईनी अदालत का जज काजी फाइज ईसा को लगाने पे माने हैं। एक तो ये इस वक्त तक मौलाना साहब डटे हुए और इस पे कम अज कम मौलाना साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। दूसरा यह है कि पैनल पे भी अदम इत्तफाक है, अभी तक मौलाना नहीं माने कि एक पैनल आए और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को निकाल कर और या आफरीदी को या अमीनुद्दीन खान को या जमाल खान मंदोखेल को, इनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। देखें जो फेवरेट हैं इस वक्त शरीफ खानदान के, नवाज शरीफ के, वो तो हैं अमीनुद्दीन खान, कि अगर काजी को सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन नहीं देनी, फिर नवाज शरीफ कहते हैं कि नंबर 1 वो कहते हैं अमीनुद्दीन खान या वो कहते हैं या आफरीदी, वो कहते हैं इन दो का मतलब हम चाहते हैं। और वो इसलिए अमीनुद्दीन खान चाहते हैं क्योंकि फिर अमीनुद्दीन खान के बाद जमाल खान मंदोखेल हैं, तो जमाल खान मंदोखेल जब उनके साथ होंगे एज ए सीनियर प्यूनी जज कमेटी में, तो फिर ये 2 जज ये हो जाएंगे, तीसरा भी अपनी मर्जी का अमीनुद्दीन खान लगा लेगा। तो ये है इस वक्त तक शरीफ खानदान के काजी के बाद हॉट फेवरेट जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। उसके बाद अब किन पॉइंट्स पे इतफाक हुआ है वो नहीं पता, दीगर पॉइंट्स जिन पे इतफाक नहीं हुआ उनमें से 2 तो ये मेन पॉइंट है। नवाज शरीफ हर सूरत में मिलिट्री कोर्ट चाहते हैं, मौलाना किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट नहीं चाहते। नवाज शरीफ हर सूरत में जजेस का ट्रांसफर चाहते हैं, खासतौर पर 6 जजेस इस्लामाबादी कोर्ट वाले इनका ट्रांसफर चाहते हैं बलोचिस्तान और लाहौर, और वहाँ से चाबी वाले खिलौने जो है वो लाना चाहते हैं इस्लामाबादी कोर्ट में। जिन चाबी वाले खिलौनों को वहाँ से बलोचिस्तानी कोर्ट से भेजा जाएगा और इधर से आलिया नीलम साहबा उनके नाम देंगी, जिस तरह के आलिया नीलम साहबा ने नाम पहले सरेंडर किए हैं इनके ट्रिब्यूनल्स वाले मामले में। उसके बाद जनाब आज जो है ना, आज काबीना का इजलास था, इजलास मुलतवी कर दिया गया है। दूसरे नंबर पे आज शहबाज शरीफ साहब ने सेनेटर्स को खाना देना है, आप पता नहीं वो खाना भी होता है नहीं देना होता है या नहीं होता। अली शेर साहब को मैं सुन रहा था, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, मौलाना साहब के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त खबरें देते हैं अली शेर साहब और लाला फ़हीम। कल हमारे एक दोस्त हैं मुसब साहब, वो कॉल करके मुझसे लड़ते रहे, कहते हैं यार आप जो है वो क्रेडिट नहीं देते लाला फ़हीम अख्तर को कि लाला फ़हीम अख्तर पहले दिन से कह रहा है कि मौलाना नहीं मान रहा। मैंने कहा जी हमें लाले पर तो एतमाद है और अब लाले फ़हीम की बात कर रहा हूँ।
जो बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, और अपना उनका यूट्यूब चैनल भी है। मैंने कहा मसला यह है कि मौलाना साहब पे भी अब काफ़ी हद तक एतबार है, लेकिन मसला यह है कि मौलाना साहब की कुछ करीबी शख्सियात जो है उन पे एतबार नहीं है, क्योंकि कुछ अहम मुलाकातें जो हैं मौलाना साहब की करीबी शख्सियात का बताया जाता है कि उनकी मुलाकातें कहीं पे हुई हैं, और वो मौलाना साहब की करीबी शख्सियात इस वक्त मौलाना को मना रही हैं कि जनाब आईनी तरमीम तो उन्होंने वैसे करवा लेनी है, तो हम क्यों हाथ मलते रह जाएं बाद में। हालांकि ऐसा नहीं है, मौलाना साहब साथ नहीं जाते तो फिर तस्वुर भी नहीं है कि आईनी तरमीम ये करवा सकते हैं। इसके अलावा जो एक खुसूसी कमेटी बनाई गई है उसका आज इजलास है, जो खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में उसका इजलास है। कल वो था, आज तक लिए मुलतवी किया गया था, पीटीआई ने कल बाइकआउट किया था, उसका आज तक मुलतवी किया गया था, और आज सेनेट का और कौमी असम्बली का इजलास है। उनमें क्या होता है नहीं महतर पंजोता साहब के मुताबिक तो वो असदुल्ला खान साहब के प्रोग्राम में बता रहे थे कि उनकी इतला ये है कि आज सिर्फ SCO का जो एक अलामिया उसको इन्होंने पेश करना है वहाँ पे, और उसको बैठ करवाना है जो भी उसके हवाले से है। लेकिन जियो ने कल ये खबर चलाई कि आज सेनेट से आईनी तरमीम पास करवा ली जाएंगी। अब जियो भी आपको पता है शरीफ खानदान के घर का बंदा है, घर का चैनल है। तो ये है जनाब सूरत हाल, ये है अहवाल, शक्लें इनकी उतरी हुई थी। बात अभी तक नहीं बन रही। असल बात है काजी और काजी को ये बचाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, नौकरी पर बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बन रही। चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं देखते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकीम साहब का हामी नासरो, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ई व्लॉग्स। मरियम नवाज़ ने पंजाब कॉलेज इंसिडेंट के हवाले से आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI की MNA और पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की बहन क्या कर रही थी, उन्होंने क्या कहा, ये पूरा मामला क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ PTI के वर्कर्स ने कल एहतजाज की कॉल दे दी। शानदाना गुलजार साहिबा की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा हम अडियाला की तरफ मार्च करेंगे। ये पूरा क्या मामला है, मरियम नवाज़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर किस तरह के इल्ज़ामात लगाए, आईनी तरमीम आ रही है या सिर्फ अजलास है, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले अज़मा बुहारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आई और उन्होंने बड़ी बदमाशी वाले जारहाना अंदाज में सहाफ़ियों को धमकी लगाई कि यहाँ पे कोई शोर नहीं करेगा, यहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं करेगा वरना फिर उसकी नौकरी चली जाएगी। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल साफ है और किसी की नौकरी के साथ में कतई मेरे इसमें है। लेकिन मेरी शिकायत का मतलब क्या है, नौकरी ना होना। लेकिन मेरी शिकायत का मतलब क्या है, नौकरी ना होना। ये रायवंड का दांका खाने वाले सहाफ़ी जो सामने बैठे हुए थे, किसी में जुर्रत नहीं थी कि वो बीबी हम सहाफ़ी हैं, यहाँ पे सवाल पूछने के लिए आए, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे नौकर नहीं है। लेकिन किसी ने जुर्रत नहीं की। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें सलमान अकरम राजा साहब और PTI की बाकी क़यादत बैठी हुई थी। सहाफ़ियों ने तमाम माइक उनके सामने से उठा लिए थे, ये बोल करके कि आपके एक वज़ीर आला साहब ने कहा है कि कुछ सहाफ़ी पैसे लेकर के बयानियाँ बनाते हैं, सो हम आपका बाइकाट करते हैं। इस बात के ऊपर उन्होंने माइक उठा दिए, बाइकाट कर दिया। PTI की लीडरशिप बेचारे वो ऐसे बैठे हुए देख रहे उनका मुंह कि चलें ठीक है, सही है, आप हमारी बात नहीं करना चाहते। एक आदमी जो अपने ऊपर होने वाला जुल्म आकर के बता रहा है आपको कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही, मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये घटिया नीच बदकिरदार लोग, ये रायवंड का धांका खाने वाले 2 टके के सहाफ़ी जिन्होंने सहाफ़त को पाकिस्तान के अंदर गाली बना दिया है। कोई मुअज़्ज़ज़ इंसान जो इस पेशे के साथ मुंसलिक है वो अपने आप को सहाफ़ी कहलवाना नहीं चाहता कि पाकिस्तानी कौम सहाफ़त को एक गाली समझती है। ये बेगैरत लोगों ने आकर के उनके सामने से माइक उठा दिया और कल इनको एक खातून, रेमंड डेविस के वकील की बेटी, पाकिस्तानियों का कातिल था जो रेमंड डेविस, उसकी वकालत की थी इसके बाप ने, यानी कि इसने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ो, इसको माफ़ करो, जज को कह रहा था। उसकी बेटी ने आकर के इनको डराया धमकाया और इनमें से किसी में जुर्रत नहीं थी, कोई मर्द का बेटा नहीं था कि उठ के खड़ा होकर के उसको कहता कि कौन है तू भाई, मैं यहाँ सवाल पूछने आया हूँ, मैं पूछ के रहूँगा, मेरी ये जिम्मेदारी, मेरा ये काम है। बहरहाल नौकर हैं इस वक्त पंजाब कॉलेज का मालिक जो है वो दुनिया न्यूज़ के चैनल का मालिक है, उसकी तारीफ़ें की मरियम ने आकर के, बड़ा इज़्ज़तदार आदमी है, बड़ा, ये जाहिर सी बात है। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था मरियम नवाज़ और पंजाब कॉलेज का मालिक, दुनिया न्यूज़ का मालिक, ये आपस में रिश्तेदार हैं। एक ही आदमी का पंजाब कॉलेज है और उसी का दुनिया न्यूज़ है। और मरियम नवाज़ का जो दामाद है वो और मियाँ अमर जो पंजाब कॉलेज का मालिक है आपस में बिजनेस पार्टनर हैं, इनका कारोबार है, इनके मफादात मुश्तरक हैं। तो मरियम ने आकर के इस सारी कहानी को फेर दिया, यूँ कर दिया कि पिछले 3-4 दिनों से पंजाब की सड़कों के ऊपर तलबा एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस उनको कूट रही है, मार रही, उठा के जेलों में डाल रही है। ये सब बेमानी या गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वहाँ जहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कॉलेज की, वो CCTV फुटेज ही गायब है, गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर तालीम मरियम नवाज़ का आकर के कहता है कि ये बिल्कुल सच है, ऐसा हुआ है। स्पीकर असम्बली भी कहता है कि ये हुआ है, इसके शवाहिद मौजूद हैं। जबकि शहरबानो नकवी पुलिस ऑफिसर
मरियम नवाज और अज़मा बुखारी, ये 3 लोग आकर के कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। वो जो लड़की थी वो घर में गिरी, उसकी कमर की हड्डी में चोट आई और उसको अस्पताल लेके गया गया और इतना बड़ा हंगामा हो गया पूरे मुल्क के अंदर। अब तलबा की अगर हम बात सुने तो तलबा वाज़े तौर पे इस वक्त वॉइस नोट चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उस कॉलेज की जो तालिबात हैं वो बात कर रही हैं, वो कहती हैं कि जिस अज़ा बतूल की बात हो रही है, जिसकी रिपोर्टें हुकूमत दिखा रही है कि ये घर पे गिरी थी, वो और तालिबा है। उसके साथ तो किसी ने कहा ही नहीं कि ये मामला हुआ, वो गिरी होगी। उसकी बहन के भी मैसेजेस इस वक्त वायरल हो रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो कहती है मेरी बहन गिरी है, लेकिन मेरी बहन का इस मामले के साथ तो कोई लेना देना है ही नहीं। जिसके साथ ये मामला हुआ है, जिस बच्ची के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, इस लड़की के साथ, वो तो कोई और लड़की है जिसको छुपाया जा रहा है, इसके बारे में पता ही नहीं है। ये उन्हीं के अस्पताल में, जिसके शेर है मियाँ आमर के जिस अस्पताल के अंदर, उन्हीं के अस्पताल में उसे इलाज थी और उसके हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही। बहरहाल मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बहुत घटिया बातें की। उन्होंने कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा में इसकी साजिश रचाई गई, पीटीआई के लोग इसके अंदर शामिल हैं, चंद एक तलबा को वर्गलाया गया, बाकी पीटीआई के लोगों को स्कूल के बच्चों का लिबास पहना के बाहर छोड़ा गया सड़कों पर एहतजाज करने के लिए। अब देखें यार, ये कितना झूठ बोलती है ये औरत। ये बिल्कुल जाहिल समझती है पाकिस्तानियों को, मतलब लोगों के पास दिमाग नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पंजाब के अंदर एक फैक्ट्री लगाई हुई है जो वर्दियाँ सीती है। जाहिर है इतनी बड़ी प्रोडक्शन, हज़ारों लोगों को पंजाब कॉलेज की वर्दियाँ पहना करके सड़कों पे छोड़ना, वो आखिर कहीं बनती होंगी ना। उनकी टाइयाँ बनाती है, फिर एक फैक्ट्री लगाई है, वहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी बेसिस के ऊपर जो बस्ते बना रही है, और फिर एक पूरी टीम बनाई गई है जो उन बस्तों में किताबें डालती है। फिर एक टीम ऐसी बनाई गई है जो उन हज़ारों लोगों को आकर के ब्रीफ करती है कि आपने एहतजाज में क्या बात करनी है, सहाफ़ी आपसे आकर के कुछ पूछेगा। ये पूरा प्लान पंजाब के अंदर हो रहा है। इस प्लान के तहत एक एहतजाज किया गया पीटीआई की तरफ से। ये मरियम हमें समझाने की कोशिश कर, मतलब इसने बेवकूफ़े बना रही है ये लोगों, कितनी जाहिल किस्म की ये खातून है। इसके पास बयानियाँ बनाने के लिए कोई वो वर्ड्स नहीं होते कि कम से कम जो बिलीवेबल हों यार, जिनके ऊपर लोगों को यकीन आए। मतलब कॉलेज पंजाब के अंदर, अमारत पंजाब के अंदर, वो गार्ड पंजाब का, तालिबा पंजाब की, इस वक्त जो एहतजाज कर रहे हैं वो पंजाब के तालिब इल्म, जो पुलिस उनको कूट रही है वो पंजाब की, जिस अस्पताल में है वो पंजाब की, आप बैठी हुई सीएम पंजाब की, पुलिस पंजाब की। तो खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई? नहीं, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को ट्रैक करना है हर मामले के अंदर, क्योंकि इसके बाप ने वहां जब से पैदा हुआ, जब से जन्म लिया, आज तक हुकूमत नहीं ना की। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इनको कभी भी अपने सूबे पर मुसलत नहीं होने दिया। तो उनकी ये साड़ है अंदर से कि ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को क्या पता तरक्की किस चिड़िया का नाम है। ये सुबाइयत की नफरत का बीज बोने वाले, मैं आपको कब से बता रहा हूँ, ये इस मुल्क के अंदर तफरीक पैदा करके, पंजाबी कार्ड खेल करके खैबर पख्तूनख्वा को अलग करना चाहते हैं पाकिस्तान से। अगर ये तरक्की, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये पता हो या ना हो तरक्की किस चिड़िया का नाम है, उनको ये ज़रूर पता है कि मरियम किस चिड़िया का नाम है। वहाँ पर भनक नहीं पड़ने देते हम तुम्हारी। वो कभी भी नवाज शरीफ जैसे एक करप्ट आदमी, चोर आदमी को अपने ऊपर मसलत नहीं करेंगे, ये बात अपने जहन में रखना। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी अहम चीज़ हुई जिसके ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया पर पीटीआई के कारकुनान में तशवीश है, वो मैं आपको बताता चलूँ। ज़रताज गुल की बहन शबनम गुल साहिबा मरियम नवाज़ के साथ बैठी हुई थी और उनसे भी मरियम ने कहा बताओ जो तुमने मुझे बताया था यहाँ कैमरे के सामने बताओ। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं एक मुलाजिम हूँ और इस तरह करके ये बात हुई थी और गलतफहमी है ना। मरियम के साथ बैठ करके ज़रताज गुल की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके मौक़िफ़ की तायीद की। अब ज़रताज गुल जो है वो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो पार्लिमानी लीडर भी है। तो उसकी बहन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो दुश्मन है, उनकी जान के पीछे जो पड़े हुए हैं, उनके साथ बैठी हुई है। लोगों को सवाल तो करना था। अब देखें, यही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कंप्रोमाइज़ करती हैं। अब शायद मरियम ने इनकी नौकरी लगाई होगी वहाँ पे बुज़दार दौर में, कहीं सिफारिश लगवा कर। तो ये मुलाजिम है पंजाब गवर्नमेंट की, तो मरियम इसकी बॉस है, तो नौकरी इनको बचानी है, तनख्वाह इनको प्यारी है। तो ये साहिबा जा कर के वहाँ बैठ गई और जो मरियम ने कहा उसकी हाँ में हाँ मिला दी, उनके मौक़िफ़ की तायीद कर दी। तो यही चीज़ें हैं जो फिर कंप्रोमाइज़ करती हैं लीडरशिप को। देखें, ज़रताज के ऊपर हमें कोई इतनी उम्मीदें नहीं हैं। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते कि ज़रताज हमें आज़ादी दे दे। ज़रताज गुल हकीकी आज़ादी देगी हमें,
खान को जेल से निकाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़रताज गुल वोट इलेक्शन ज़रूर लड़ी थी और उसका ये ज़रूर था कि मैं खान साहब के साथ का हो भी सकता है, खड़ी हो, फेयर हो। मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया। आप मेरे ट्विटर टिकटॉक के ऊपर जाकर के क्लिपिंग देखेंगे तो मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा है, जब उनके ऊपर जुल्म होता है तो मैं आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मैं आज उनका ट्विटर देख रहा था तो ज़रताज गुल पिछले पता नहीं 20-25 दिन से कोई ट्वीट भी नहीं कर रही। एक ट्वीट ही करनी होती है ना, बैठ के बिस्तर पे लेट के लिखना होता है ना, लिख दो ना, सही बात जो है। गायब है, नज़र भी नहीं आ रही। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं फिर वो गिरफ्तार भी होती हैं तो आधे पौने घंटे में छूट जाती हैं, तो लोगों को शकूक व शुबहात होते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो आप अपनी पोजीशन को क्लियर रखें ताकि लोग आपके ऊपर सवालात ना उठाएं। बहरहाल आज सद्दाम तरीन जो कि बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़े थे और फॉर्म 47 के ज़रिए उनको हराया गया, तहरीक इंसाफ के लीडर हैं वो। खैर उनको इतना PTI की जो क़यादत है आगे तो नहीं आने देती, हमेशा उनको पुश बैक ही किया जाता है। लेकिन उनकी तरफ से एक वीडियो मैसेज आया और उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, लोगों को कहा कि आप D चौक पहुँचें कल एहतजाज के लिए। 18 को ये तरमीम आ रही है, इजलास जो भी हो रहा है, इसको रोकने के लिए। दूसरी तरफ शानदाना गुलजार साहिबा की एक वीडियो आई, उसमें वो डेरे में खड़ी वो कह रही हैं लोग आए हैं यहाँ पे और लोगों ने मुतालबा किया हम अडयाला की तरफ मार्च करेंगे। अब कितने लोग वहाँ उनके साथ आते हैं या इसमें कितना वो कामयाब होती हैं, या PTI के कारकुनान जो इस वक्त ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग चला रहे हैं और अपनी तरफ से वो ऐलान कर रहे हैं कि हम एहतजाज के लिए आएंगे। ये अवामी कॉल है, इसमें कोई लीडर नहीं है, ये लीडरलेस कॉल है। कल मैंने इसके ऊपर ज़ोर दिया था और लोगों को इनकरेज किया था, बाकी लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की सोच है कि वो अपने हक़ के लिए ख़ुद निकलें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक ट्विटर स्पेस भी करने जा रही है जिसमें वकास शेख वकास साहब, जुल्फ़ी बुखारी और आतिफ़ हैं जो वो आकर के लोगों को बताएंगे क्या लाहेअमल होना चाहिए। तो ये स्पेसें तो खैर खेल रहे हैं, लेकिन वाज़े तौर पर लीडर एहतजाज के लिए कॉल नहीं दे रहे। मैंने PTI के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर शहबाज गिल की वो ट्वीट भी देखी जिसमें उन्होंने PTI की लीडरशिप की तमाम बातों से इख्तलाफ किया और एहतजाज के ऊपर ज़ोर दिया। तो यानी कि PTI का जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, ट्विटर हैंडल है, वो भी अपनी लीडरशिप बैरिस्टर गौर अली अमीन इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। तो इस वक्त पार्टी का जो एक तंजीमी अमल होता है, एक लाहा अमल होता है जिसके ऊपर तमाम लोग कारबंद होते हैं, एक जिसे कहते हैं मुनज़्ज़म तरीके से एक जमात का चलना, वो चीज़ तो नहीं है। हर बंदा यहाँ पे अपनी हाँक रहा है इस वक्त। बिल्कुल भी पार्टी को नहीं संभाला जा रहा। बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन उनकी तरफ से, जनरल सेक्रेटरी जो हैं उनकी तरफ से, ये बिखरी हुई पार्टी है। फ़ैसले इस वक्त आवाम अपने हाथ में ले रही है। देखते हैं कि 18 तारीख को इजलास होता है या आइनी तरमीम लाई जाती है। काजी साहब के रिटायर होने के बाद अगर यह आइनी तरमीम आएगी तो उसके असरात मुख्तलिफ होंगे, लेकिन अगर काजी के रिटायर होने से पहले ये आइनी तरमीम आती है तो इसके नतायज मुख्तलिफ हो सकते हैं। वंस अगैन ये आइनी तरमीम जिस तरह हुकूमत लाना चाहती थी अगर उसी तरह आती है, इसके अंदर आइनी अदालत का क़याम होता है, जजों की उम्रों को बढ़ाया जाता है, तो ये पाकिस्तान के आइन के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा। आइन को ख़त्म करने वाली बात होगी और इस काबिज़ रजीम को अपना कब्ज़ा जारी रखने के लिए लाइसेंस देना होगा और इसमें अवामी हकूक़ जो हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा डाका डलेगा, ख़त्म कर दिए जाएंगे, सल्ब कर लिए जाएंगे आम इंसान के हकूक़, इंसानी हकूक़। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान एक मुसवदे के ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ बैठ चुके हैं और पीपल्स पार्टी और मौलाना का मौक़िफ़ किसी हद तक सेम हो चुका है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि उस मुसवदे में क्या है। क्या वो तमाम चीज़ें जो हुकूमत चाहती है या फिर उसके बरक्स चीज़ें हैं। जो मुसवदा मौलाना साहब का है, जिसके बारे में मौलाना साहब बात कर रहे हैं, वो मुसवदा तो ऐसा है कि जो हुकूमत को कभी काबिल कबूल नहीं हो सकता, कोई फेवर नहीं दे सकता, वो एक बेहतर मुसवदा है। दूसरी तरफ PTI के सैनेटर्स जो हैं वो इस वक्त उनके बिकने की खबरें आ रही हैं। सेनेटर ज़रका के हवाले से कल मैंने आपको खबर दी थी, उसके बाद उनका एक वीडियो मैसेज आया, उसमें उन्होंने इनकार किया इन तमाम चीज़ों से, लेकिन ढकी छुपे अल्फाज में उस वीडियो के अंदर भी बता रहे हैं मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मुझे साबित कदम रखे। फिर उसके बाद एक खबर आई कि वो ये बात मुसलसल PTI की लीडर्स को के साथ करती रही कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मुझे अगवा कर लिया गया है, कुछ लोगों को बता रही मेरा बेटा अगवा कर लिया गया है। और उसके बाद अब तक की ये खबर है जो बावसूख ज़राए से अभी तक आ रही है, जो खबर मेरे पास, उसके मुताबिक सेनेटर ज़रका अब गायब हो चुके हैं, उनके नंबर्स बंद हो चुके हैं। बहरहाल सेनेटर ज़रका इस वक्त तक जो अभी तक की खबर है उसके हवाले से अभी तक गायब है। उसके अलावा कुछ और MNAs ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी वक्त हुकूमती कैंप के अंदर जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, आइनी तरमीम इस मुल्क के अंदर इस पोजीशन में
तहरीक इंसाफ की मदद के बगैर नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ अगर पूरी ताकत के साथ इसकी मुखालफत करेगी तो यह आईनी तरमीम कभी भी कामयाब नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से तहरीक इंसाफ की क़यादत खामोश है, एहतजाज कर नहीं कह रही और बहुत अहम टॉपिक्स के ऊपर इस वक्त बात नहीं कर रही, और वो तमाम चीज़ें आकर के लोगों को बताने की कोशिश करती जो हुकूमत बता रही है। यानी कि हुकूमत आके कहती है खान साहब ठीक है, तो ये कहते हैं हमें कि मान लो कि खान साहब ठीक है। हुकूमत आगे कहती है हमने डॉक्टर्स भेजे थे, तो ये कहते हैं जी मान लो कि इन्होंने डॉक्टर भेजे थे। तो यानी कि हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर और PTI की क़यादत। तो फिर हुकूमत की तायद इस बात में भी कर लेंगे कि जो आईनी तरमीम है वो ठीक है, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों के ऊपर रहम करे। 4 करोड़ लोगों ने इमरान खान की जान के लिए इनको वोट दिए थे, उनके ऊपर रहम करे और इस तहरीक इंसाफ की क़यादत इस आईनी तरमीम के आने तक या इसके नाकाम हो जाने के अमल तक बिल्कुल मशकूक रहेगी। और अगर ये तहरीक इंसाफ की क़यादत इसी तरह का बिहेव मज़ीद जारी रखती है तो फिर सोशल बाइकाट इनको हो सकता है, अवाम इनके ख़िलाफ़ खड़ी हो सकती है। अगर ये आईनी तरमीम आती है तो इसमें बिल्कुल तहरीक इंसाफ की क़यादत ज़िम्मेदार है, और अगर ये नहीं आती तो फिर मामला सामने आएगा। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात और उसके बाद उनका जो अगला लाया अमल होगा वो बहुत अहम होगा और जानने वाला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। लीजिए व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। लेट नाइट व्लॉग इसलिए क्योंकि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आ गई थी। पहले के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से आवाज़ें उठ रही हैं कि एहतजाज की कॉल दी जाए, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। लेकिन जैसे वो व्लॉग अपलोड हुआ तो उसके कुछ देर बाद PTI की सियासी कमेटी ने ये अनाउंस भी कर दिया, डिसाइड भी कर लिया कि जुम्मे के दिन एहतजाज होगा। 18 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी गई है और मुल्क गिर एहतजाज का फ़ैसला किया गया है। अब मुल्क गिर एहतजाज की जो कॉल दी गई है ये कितनी मौसर साबित हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिविजनल सतह पर या ज़िली सतह पर ऐलान किया गया है कि सारे मुल्क में जहाँ जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर एहतजाज किया जाए। उससे हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या ऐसा हो सकता है जो तब्दील हो जाए, या उससे क्या हुकूमत की सेहत पे फ़र्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक कॉल जिससे लग रहा था कि हुकूमत को फ़र्क पड़ा है या हुकूमत के अंदरूनी हलकों में भाग दौड़ हो रही थी, राब्ते हो रहे थे, जिससे ये थोड़ी सी लग रहा था कि एफर्ट हुई है, वो वही कॉल थी जो D चौक की तरफ दी गई थी। मैं नहीं कहता कि D चौक की कॉल दी जाए, लेकिन इस तरह की कॉल के जनाब जो जहाँ जहाँ पर है मुल्क गिर वहाँ पर एहतजाज कर ले। तरामीम तो हो रही है इस्लामाबाद में, इमरान खान बैठे हुए हैं रावलपिंडी अडयाला जेल में, मुलाकातें यहाँ पे नहीं हो रही। तो कोई अगर कराची में बैठ के एहतजाज कर रहा है, कोई भावलपुर में, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, लाहौर, कोई इन जगहों पे डिविजनल सतह पर या ज़िली सतह पर एहतजाज करेगा तो वो कितना मौसर साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि ये शायद कॉल इसलिए दी गई है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है कारकुनान की तरफ से, और हर कोई कह रहा है कि एहतजाज की कॉल दें, एहतजाज की कॉल दें। तो उसी के पेश नज़र लगता है ऐसा है कि बस वो कारकुनान को मुतमिन करने की एक कोशिश है कि ठीक है एहतजाज की कॉल दे दी गई है, इससे तो पहले की तरह गिरफ्तारियां होंगी, पहले की तरह पकड़ दकड़ होगी, क्रैकडाउन होगा, कोई मुनज़्ज़म एहतजाज जिस तरह से पहले 1-2 हुए हैं उस तरह की ये कॉल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका कोई उस तरह से मौसर फ़ायदा नहीं होने वाला, ना इसका कोई KP के से कोई ऐलान इस तरह का किया गया है गंडापुर की तरफ से, ना कोई पूरी एक कैंपेन इसके हवाले से शुरू हुई है। सिर्फ कुछ 1-2 ग्राफिक्स मैंने देखे हैं, और चूंकि अभी इनिशियल है तो हो सकता है कि इसके बाद आ भी जाए, मैं ये भी नहीं कहता। लेकिन कॉल एहतजाज की इस मौके पर जो क्रूशल मोमेंट है उसके लिए तो एहतजाज की कॉल कुछ अलग लेवल की बनती थी या होनी चाहिए थी, अगर कारकुनान के इसरार पर यह कॉल देनी थी। लेकिन बहरहाल ये एक लेटेस्ट अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर करें। आपकी अपनी क्या राय है, क्या इस कॉल से, इस एहतजाज से कोई फ़र्क पड़ने वाला है? दूसरी तरफ आईनी तरामीम के मामले पर ग्रैंड मीटिंग इस वक्त लाहौर में जारी है, जाते उम्रा में, और इस बार आसिफ जरदारी जो है वो एक्टिव हो गए हैं। काफ़ी दिनों से देखा जा रहा था कि जरदारी साहब अभी तक एक्टिव नहीं हुए, और जब जरदारी मैदान में आ जाए, ये मैं कोई उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ट्रैक रिकॉर्ड उनका बता रहा हूँ, और ऐसा हुआ है जब आसिफ जरदारी ख़ुद किसी मीटिंग में पहुँच जाएँ या कहीं पे आ जाएँ तो उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो उनके कैंप के हवाले से काफ़ी हौसला अफजा रहा है।
उनके जो कामयाबी के इम्कानात हैं वो काफ़ी हद तक बढ़े हैं। तो अभी आसिफ जरदारी पहुंच गए, पूरी की पूरी लीगल टीम बिठाई हुई है, वज़ीर जो कानून है आज़म नज़ीर तारड़ वो पहुंचे हुए हैं, अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया है, नायब वज़ीर आज़म, सदर पार्टी के बाकी सब लोग, इस टाइम जो टॉप एलीट है ना, पॉलिटिकल एलीट, ये सारी की सारी इस वक्त जाती उम्रा में मौजूद है। मीटिंग्स बैक टू बैक हो रही हैं और डिसीजन कुछ ही देर में हो जाएगा कि क्या होना है, क्योंकि आगे जो शेड्यूल मीटिंग्स हैं वो बैक टू बैक, कैबिनेट मीटिंग हो, सेनेट का इजलास हो, पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हो या कौमी असम्बली का इजलास हो, ये सब के सब इजलास इनलाइन है, शेड्यूल हैं। और जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं मौलाना के और बाकी सब लोगों के, तो उसमें लग रहा है कि अब मौलाना जो है वो शायद इतना प्रेशर सस्टेन ना कर पाएँ, क्योंकि जब ये सारे बड़े लोग एक साथ में बैठ जाएं और मौलाना को बीच में बिठा लें तो फिर अब इस मीटिंग का कोई ना कोई तो रिज़ल्ट वो लेके ही निकलेंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये मुलाकात जो है वो मौलाना और नवाज शरीफ साहब की होगी या शहबाज शरीफ साहब साथ में बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो पूरी लीगल टीम, पूरा मुसवदा तैयार करने वाले कानूनी माहिरीन और सारी जो टॉप ब्रास है वो मौजूद है। बिलावल ख़ुद पहुँचे हुए हैं। इतनी मीटिंग्स करने के बाद तो लग रहा है कि अब 25 अक्टूबर से पहले ये तरामीम वाला मामला हल हो जाएगा या हो जाएंगी तरामीम, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि मौलाना जो हैं वो ख़ुद भी चाहते हैं कि 25 के बाद हो, इसलिए वो टाइम लेना चाह रहे हैं, टाइम बार्गेन कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने जो 2 दिनों से देखा है, मौलाना साहब खुद चले गए बिलावल के पास कराची में, ख़ुद वो पहुंच गए लाहौर में मीटिंग्स के लिए। तो मौलाना की ख़ुद की जो तेज़ियां हैं वो भी बता रही हैं कि वो भी शायद ये चाहते हैं, जैसे उन्होंने अपने एक बयान में कहा ना कि पहले पता नहीं कौन सी तरमीम करते वक्त 9 महीने लगे थे, अब 9 दिन तो दे दें यार। उन्होंने इस तरह कहा, तो 9 दिन तो 25 अक्टूबर से पहले हो जाते हैं, दैट मीन्स कि 9 दिन तो उनको आराम से मिल सकते हैं। अब कल का जो कौमी असम्बली का इजलास है, मैंने उसका एजेंडा देखा है, बताया गया है कि ये इजलास SCO समिट के हवाले से है या उसकी कामयाबी के हवाले से कुछ तकारीर होंगे या व्हाटएवर। अभी तक एजेंडा में आइनी तरामीम वाला मामला नहीं है। और कुछ इतलात ये हैं कि फेडरल कैबिनेट का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी किया जा रहा है और कल जो आइनी तरामीम के हवाले से कमेटी का इजलास है वो अहम होगा और 12:30 बजे पहले वो इजलास बुलाया गया था, अब उसको ज़रा पहले कर दिया गया है 11:30 बजे। इसी सारी सूरत हाल के दौरान कुछ खबरें चल रही हैं टीवी चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान के मिसिंग होने के हवाले से कि ये जो अरकान हैं ये मिसिंग है, चाहे वो सेनेट के हों या कौमी असम्बली के हों, उनका राब्ता पार्टी से मुनक़ता हो गया। इस किस्म की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत तेज़ी से चल रही हैं और कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर भी मैंने देखा कि बता रहे हैं कि 3 MNAs जो हैं उन्होंने राब्ता ख़त्म कर दिया पार्टी के साथ और अब बताया गया है कि 2 सेनेटर्स का राब्ता जो है वो भी मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो चुका है। और मीनवाइल जो अख्तर मेंगल हैं बलूचिस्तान के BNP के, उनके 2 सेनेटर्स हैं। अख्तर मेंगल ने खुद रिज़ाइन कर दिया था और उन्होंने अपने सेनेटर्स से भी कहा था कि वो भी स्टेप डाउन कर लें, वो भी इस आइनी तरामीम का हिस्सा ना बने। और अब उनके जो पार्लियामेंट लॉजेस का जो उनका रिहायशी एरिया है या पार्लियामेंट लॉजेस में जो उनका फ्लैट है वहाँ पर छापा मारा है पुलिस ने और वहाँ पर जो मनाजर हमारे सामने आए हैं, हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस के साथ कुछ अहलकार मौजूद हैं, छापा मारा। और इस पर अख्तर मेंगल ने ट्वीट करके बताया कि उनके 2 सेनेटर्स, जिनमें से एक सेनेटर उनके बेटे समेत गायब हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, और एक अपना डायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल में गए थे और वो भी अब ट्रेसेबल नहीं है, यानी उनका भी कोई राब्ता नहीं हो रहा। दूसरी जानिब मैं अभी शेख वकास अकरम की गुफ्तगू सुन रहा था, हामिद रज़ा की गुफ्तगू सुन रहा था टीवी चैनल्स के ऊपर। तो हामिद रज़ा जो बता रहे हैं कि उनके लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, अभी तक जो डिटेल्स आ रही हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, हम सुनाएं क्या, बताएं क्या लोगों को, तो बताएं ना, दिखाएं ना क्या रिकॉर्डिंग्स हैं, लोगों को पता चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है या आपके पास कोई प्रूफ है ही नहीं, ज़रूर होगा। ऑब्वियसली लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, लोगों को ट्रैक किया जा रहा है, उनको अप्रोच किया जा रहा है, कोई फ़ोन कॉल होगी, कुछ ना कोई राब्तों का रिकॉर्ड तो होगा। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम कि आप लोगों को बताएं कि क्या राब्ता हुआ, क्या ऑफर हुई, किसकी क्या कॉल रिकॉर्ड है। आपकी तो वो हर दूसरे दिन जारी कर देते हैं कि इसकी भी कॉल मंजर आम पे, तो आप किससे घबरा रहे हैं? करें मंजर आम पे लाएं, उन रिकॉर्डिंग्स को पता चले। फिर वो जो उन्होंने डिटेल बताई कि उनके जो लोगों के साथ, उनके अहले खाना और उनके बच्चों के साथ क्या हुआ, वो तो सुन के दिल दहल जाता है। उसका मतलब आई होप कि वो सब ठीक हो, उनकी फैमिलीज मेम्बर्स सारे खैरियत से हों। एक आइनी तरमीम के लिए क्या काजी फाइज ईसा साहब कहीं बैठ के ये सोचेंगे किसी वक्त में
कि उनके किए हुए एक फ़ैसले से, जो कि मालूम था कि आर्टिकल 63A का फ़ैसला हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लोग दर-बदर हो जाएंगे, लोगों के साथ क्या होगा, लोग उठाए जाएंगे। यहाँ पे ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करता कौन है? जिस जगह पे ज़मीर बिकता है, जिस जगह पे ज़मीर की कीमत लगती है, आपने उसको ओपन कर दिया, आपने कहा कि ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले होंगे। बड़ी मुश्किल से जाके ये लूटाग्रेसी का रास्ता बंद हुआ था, एक आगे वे फॉरवर्ड निकला था, लेकिन वो रिवर्स जब किया गया तो उसके बाद लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये लोग सोचते होंगे कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, तो किस नतीजे पर पहुंचते होंगे। आई प्रे एंड आई होप कि सब ठीक ठाक रहे। आईनी तरमीम वाला मामला जितनी जल्दी ये सारा वाइंड अप हो जाए, ये 25 अक्टूबर एक बार निकल जाए, जितनी जल्दी। अब ये वाला टाइम बहुत क्रूशल है, क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले के व्लॉग में भी बताया कि पूरा जोर लगना है, हर तरफ से लगना है, इस साइड से भी और उस साइड से भी। अभी देखें ना मौलाना का किस तरह से घिराव एक तरह से हुआ है कि पता नहीं मौलाना भी खुश हैं उस घिराव में बैठ के, और लगता नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम है। या जिस तरह वो टीवी पे बयान देते हैं कि वो मुसवदा पहले भी मुस्तरद था, वो आज भी मुस्तरद है। मुझे तो लग रहा है कि मुसवदा वही वाला कहीं ना आ जाए निकल के, जितने मौलाना साहब खुश दिखाई दे रहे हैं और बाकी सारे लोग जितने हैप्पी फैमिली की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो कहीं पीटीआई एक बार फिर तो ट्रैप नहीं हो गई। ये क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेट्स सी, आपको अपडेट करता रहूँगा। ये क्विक अपडेट व्लॉग था, मैंने कहा कि पहले वाला व्लॉग तो मैंने किया अपलोड, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं है, तो जो लेटेस्ट है वो आपके सामने रख दी जाए। बाकी डिसीजन आपने करना है। एहतजाज के बारे में आपकी क्या राय है? इस्लामाबाद में भी एहतजाज की कॉल दी गई है, लेकिन चूंकि ये कोई ऐसी मौसर मुनज़्ज़म कॉल नहीं है कि सबको इस्लामाबाद पहुंचना है, जो सारे इधर उधर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे होंगे उससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे ऐसा लगता है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।